हेलो बच्चों। हाँ, अभी आवाज आ रही है? आवाज अभी आ रही है भाई? हाँ, अभी आ रही है। ओके ओके। मैं बहुत देर से बोल रहा था यार आप लोगों को, है ना, माइक ऑन नहीं किया मैंने। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ना। एस के राम, हेलो पूनम, दक्षा। मैं पहली बार तो इतना सारा बोला है यार, है ना। मैं आगे शुरू कर देता हूँ। आज मैं बहुत सारे बच्चों को हेलो बोला, कैसे हो बोला। हाँ, चलो क्या ही करें हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइक ही ऑन नहीं था। चलिए बच्चे, ठीक है, अब तो आप आ गए, अब तो क्या ही बोलना। ठीक है, हम कहानी शुरू करते हैं। चलिए मुझे बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे और द्रव्य तरंगों के फॉर्मूले बता दिए थे। आप में से कितने लोगों ने कितना किया, मुझे थोड़ा आपका स्कोर बता दो भाई। क्या क्या कर चुके हो आप? कितने लोगों ने ट्राई किया आगे कुछ करने का, उनसे हुआ जीवन में कुछ आगे बढ़ी गाड़ी? सब बोला? अरे कोई बात नहीं। किसी ने क्वेश्चंस किए, ट्राई किए ऐसे कि भाई चलो क्वेश्चन अपन करें? नोट्स कंप्लीट कर लिया? ओके, ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। टेस्ट नहीं दिया केमिस्ट्री का, चलो ठीक है ठीक है, आपने जो भी किया। चलो आप लोगों ने ठीक है, छोड़ो, कुछ नहीं किया। चलो आज क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आज क्वेश्चंस करते हैं। आज मेरे पास क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन फटाफट से कर देना, मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनको करवा रहा हूँ आपको। आपतित प्रश्न, आपतित विकिरणों की ऊर्जा को, क्वेश्चन लिखना मतलब देखना। आपतित विकिरणों की ऊर्जा 20% बढ़ाने पर, आपतित विकिरणों की ऊर्जा 20% बढ़ाने पर फोटोनों की गतिज ऊर्जा 0.5 से फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। पहले क्वेश्चन समझे, क्या सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर मैं आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ाऊंगा तो क्या उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ेगी? तो उसने सही कहा कि 0.5 थी पहले, अब वो 0.8 हो गई। तो यार सही बात है यार, बहुत सुंदर क्वेश्चन। धातु का कार्यफलन पूछा है, तो फाई बताओ। धातु का फाई, धातु का कार्यफलन। मेरे पास आंसर है इसका, तो आप फटाफट से इसको कर दो बच्चों, इस क्वेश्चन को कर दो, इस क्वेश्चन को कर दो। आंसर है तो मैं मैच कर लूंगा। कर दो फटाफट से, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। क्या आंसर आया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो कर लिया तो अपन कर ही लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों के तोते उड़ गए होंगे प्रतिशत देख के। पहले सबसे पहले मुझे कुछ नहीं आता, समीकरण लिखूंगा एच न्यू बराबर फाई प्लस के मैक्स। बिना कुछ चैप्टर समझ गया कौन सा, जो समीकरण लिख दी मैंने। अब मैं देखकर कि ऊर्जा एच न्यू बराबर फाई निकालना है प्लस
काइनेटिक एनर्जी कितनी है पहले 0.5, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समीकरण नंबर 1। 20% बढ़ाने पर मतलब एच न्यू को 20% बढ़ा दिया, यानी एच न्यू का 20/100 बढ़ा दिया, बराबर कितना 5 प्लस कितना हो गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2 भैया बढ़ा दी। इस समीकरण को और अगर अपन लिखें तो एच न्यू को कॉमन ले लें, ये 20/100 1/5 6/5 इंटू 6/5 बराबर 5 प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अच्छा ये रोक दिया मैंने क्वेश्चन। बच्चों इसके बाद आपको करना आना चाहिए, इसके बाद आपको आना चाहिए, ये समीकरण 2 हो गई है ना, इसी को बोल दो। समीकरण नंबर 2 में से घटा दो समीकरण नंबर 1, 2 में से 1 को घटाओगे तो एच न्यू इंटू 6/5 माइनस एच न्यू, 5 में से 5 गया तो 0.8 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे लगता है इसके बाद आपसे सॉल्व हो गया होगा। एक मिनट सॉरी, 5 तो निकालना ही था, सॉरी 5 निकालना था, 5 तो निकालना ही था। तो बच्चों आप समीकरण नंबर 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखा एच न्यू का, एच न्यू का मान, ये मान इसमें रख दो, ठीक है, ये मान इसमें रख दो। एच न्यू का मान कितना है 5 प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू कितना 6/5 बराबर 5 प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रेम से सॉल्व करोगे तो 5 का मान निकल जाएगा। ये 5 यहां रख दिया, सॉरी एच न्यू का मान यहां से यहां रख दिया, बस यहां पर रख दिया, यहां। तो जिन बच्चों को है ना, कुछ बच्चे स्मार्ट थे बहुत फटाफट कर दिया, ठीक है, कर लोगे, इसको कर लेना। 5 बराबर 1 आंसर आ जाएगा, 5 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। गणित आनी चाहिए भैया इतनी, आई होप आती है। चलिए आई होप ये टाइम पास कर लोगे आप। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप में से कितने लोग मेरे बिना कुछ बताए कर रखते हैं। केमिस्ट्री के ज्ञान से मैं देखता हूं आप में से कितने लोग कर पाएंगे। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, स्टार बना लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, n बराबर 3 से n बराबर 1 में आया। चलो मैं तो फोटो भी साथ में बनाता हूं, फील भी कराता हूं क्वेश्चन को। मान लो हाइड्रोजन परमाणु में ये है n बराबर 3 और ये है n बराबर 1। इलेक्ट्रॉन इसमें आया कूद के। बताओ इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन आया ना कूद के, ये इलेक्ट्रॉन कूद के आया यहाँ पर, नीचे से ऊपर जाता तो अवशोषित करता है, ऊपर से नीचे आता तो उत्सर्जन करता है। ये केमिस्ट्री आपको आती होगी। तो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ तो ऊर्जा निकली, ये निकली ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में निकली? ऊर्जा निकली किस रूप में? फोटोन के रूप में। फोटोन भी तो ऊर्जा है, फोटोन के रूप में। क्या बात समझ में आई? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है। क्यों हुआ कैसे हुआ की बात मत करना, हो गया तो हो गया, ठीक है। तो 3 से 7 में इलेक्ट्रॉन आया, ऊर्जा निकली। अब ये जो ऊर्जा निकली बच्चों, ये पड़ी किस पर? ये ऊर्जा पदार्थ था कोई, उस पदार्थ पर गिरे फोटॉन्स। ये जो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा निकली, फोटोन निकले, ये एक पदार्थ पर गिरे। तो देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था, मैं आया तथा उत्सर्जित फोटोन, मैंने आपको चित्र से समझा दिया क्या हो रहा होगा। फोटोन एक प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर गिरे, एक प्रकाश सुग्राही, ये सब डरावनी बातें हैं लिखने के लिए बस,
पदार्थ पर गिरे, तो डरना कुछ नहीं है, पदार्थ पर गिरे। यदि पदार्थ का कार्यफलन फाई बराबर दे रखा है अपन को 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निरोधी विभव V0 कितना होगा? मैंने आपको क्वेश्चन का फील भी दे दिया, किसी ने आंसर भी लिख दिया क्या? 7 वोल्ट, 7 वोल्ट सही आंसर है। तो मैंने आंसर चलो जो भी, ठीक है, स्मार्ट बच्चे हैं। तो बच्चों फील क्वेश्चन का आ गया, हाइड्रोजन परमाणु में ऐसा ऐसा कूदा कूदी हुई, उससे एनर्जी निकली, वो एनर्जी बाहर जाके किसी पदार्थ पर बढ़ी। अब ये जो पदार्थ है इसका नाम, इसको बोल दिया प्रकाश सुग्राही पदार्थ। का अर्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के लिए सेंसिटिव होता है मतलब जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। कॉमन सी बात है, तरीका है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो फोटोन से सेंसिटिविटी होती है, जिसको मतलब प्रकाश गिरने पर मटेरियल में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, उनको बोल देते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो और सोचो कि अगर मुझे ये मिल जाए कि फोटोन की ऊर्जा कितनी है, अगर मुझे E बराबर जो ऊर्जा है ये मिल जाए, तो मैं क्या लिखूंगा? इस पदार्थ का मुझे क्या निकालना है? फाई गिवन है, हाँ गिवन है, तो भैया मैं E बराबर लिखूंगा h न्यू, ये जो भी होता है, बराबर कितना? फाई प्लस EV0। अब आपकी आदत हो जानी चाहिए केमैक्स को EV0 लिखना। यार ये पता है, अगर ये पता चल गया तो मेरा आंसर आ गया। अब ये कैसे पता चला? ये पता चला केमिस्ट्री के ज्ञान से। केमिस्ट्री वाले सर को मैं प्रकट करता हूं। यहाँ पर केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे कितने भी बराबर, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन एटम के लिए बात चल रही है, ठीक है। इसकी ऊर्जा क्या होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा होती है। बच्चों अब आपकी टेस्ट है कि n बराबर 1, बताओ क्या बोलते हैं? n बराबर 1 को क्या बोलते हो? क्या ये ग्राउंड स्टेट है क्या? क्या ये प्रथम ऊर्जा स्तर है? या और मतलब या प्रथम ऊर्जा स्तर, या इसको के स्तर भी बोलते हैं क्या? बताना मुझे। इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, इसको प्रथम ऊर्जा स्तर, इसको के स्तर भी बोलते हैं, KLMN। ये इसको सेकंड ऊर्जा स्तर बोलते हैं, या फिर इसे फर्स्ट एक्साइटेड, इसे प्रथम उत्तेजित अवस्था भी बोलते हैं। n बराबर 2 को प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या ये ज्ञान आपको याद है? अब ग्राउंड स्टेट मतलब मूलावस्था। क्या ज्ञान आता है? प्रथम ऐसे द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित, चौथी, है ना, ये क्या है? फोर्थ उत्तेजित अवस्था है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में कूदेगा तो क्या इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उतना फोटोन मुक्त करेगा? मुक्त करेगा वो फोटोन। तो मुक्त फोटोन की ऊर्जा क्या ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है? कैसे आया 10.2? -3.4 -13.6 बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बातें बच्चों आपको याद होनी चाहिए।
अगर आप इसका ऊर्जा स्तर का लेवल देखोगे तो ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसके ऊपर देखोगे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। क्या अपन को याद है? क्या अपन को याद है बच्चों? यस। मेरा तो ये केस था n बराबर 3 से n बराबर 1। तो बताओ 3 से 1 वाला क्या ये केस है क्या? फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 से 1, तो मुझे बताओ ये क्या होगा? ये क्या होगा? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बस वैल्यू पुट कर दो। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 5 कितना दे रखा है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EV नॉट। बस खत्म आंसर आपका यार। क्वेश्चन में दम नहीं था बस। अच्छा 7 बताओ कितना हुआ बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV नॉट। तो V नॉट बराबर कितना हो गया? 7 वोल्ट। खत्म। तो क्वेश्चन दिखने में डरावना लग सकता है लेकिन ये इजी है। ठीक है, हम कहीं के इलेक्ट्रॉन को भी कहीं भी डाल सकते हैं, इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपका थोड़ा केमिस्ट्री का टेस्ट ले लूं क्या, अगर आप कहो तो? अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपका केमिस्ट्री का छोटा सा टेस्ट ले लूं? ठीक है, मान लो कमलेश बैठा है यहां पर। कमलेश बैठा है यहां पर n बराबर 1 में। मैंने कमलेश को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी। तो बताओ कमलेश कौन है? कमलेश एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो कमलेश का क्या होगा? ऑप्शन 1 जमीन में घुस जाएगा, ऑप्शन 1 लेफ्ट जाएगा, ऑप्शन 1 राइट जाएगा, ऑप्शन 1 ऊपर कूद जाएगा। और ऊपर भी कहां तक जाएगा? n बराबर 2 तक की, 3 तक की, 4 तक की, 5 तक की, मुक्त हो जाएगा। तो आपने बहुत सुंदर आंसर दिया है कि सर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो कमलेश कूद के यहां आ जाएगा। इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेन क्वेश्चन था ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब एक कुछ अमित कश्यप गधे n बराबर 3 बोलते हैं, 2 पे जाएगा। बहुत सुंदर। सर इनका गैप जो था वो 10.2 था, तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दोगे तो ये ऊपर जाएगा। यहां तो क्या हो रहा था प्रश्न में तो ऊपर से नीचे आ रहा था, इसलिए वो मुक्त कर रहा था। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो हमने दी है तो उसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली होगी, वो यहां पे बैठ जाएगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत मजा आया बाबा। अब ध्यान से सुनना मेरा प्रश्न। अगर मैं 10.2 की जगह 12.1 दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आप कहोगे सर 1 से 3 में चले जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं कहता हूं कि इसको मैंने ऊर्जा, कमलेश को मैंने ऊर्जा 10 ना तो 10.12 दी, न ही 12.1 दी, मैंने इसको 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी। बताओ कहां जाएगा? मैंने इसको ऊर्जा 10.2 नहीं दी आज, न ही 12 दी, मैंने 10.5 दी। कहां जाएगा? ऑप्शन 1 कहीं नहीं जाएगा, ऑप्शन 2 2 में जाएगा, ऑप्शन 3 2 से थोड़ा ऊपर जाएगा, ऑप्शन 4 3 पे चला जाएगा, ऑप्शन 5 इधर भाग जाएगा, ऑप्शन 6 उधर भाग जाएगा। जो आप कहना चाहें। शालिनी ने कहा 1 में ही रहेगा, तलीम खान ने कहा वहीं रहेगा। ऐसा अजीब सा आंसर देने वाले कारण बताएं, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? 2 के थोड़ा ऊपर, ओके, 2 में, 2 3 के बीच में। पूजा कारण बताना चाहेंगे? जो लोग अलग आंसर देंगे वो कारण भी बताओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से बके जा रहे हो। अगर आप अलग आंसर देना चाहते हो तो कारण भी दिया करो, इसे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
एक अच्छा बच्चा वो है जो कहे सर ऐसा क्योंकि ऐसे। अगर आप कॉमन आंसर दे रहे हो जो होना चाहिए वो तो ठीक है, अगर आप अनशंट कोई आंसर दे रहे हो तो आप कारण भी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 1 पे ही रहेगा, भले किसी ने कारण नहीं बताया, पता नहीं तुक्का मार रहे थे कि क्या था, एक बच्चे ने लिखा था इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक है, ये वही रहेगा। बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर 10.2 ऊर्जा मिलेगी तो ये यहां आएगा, 12.1 मिलेगी तो ये 3 तक जाएगा, लेकिन बीच की मिलेगी तो ये कुछ नहीं करता। अजीब सी बात है, आपको सब पढ़ाया होगा, बहुत सारे कारण है इनके, है ना। ये 10.2 मिलेगी तो जाएगा, 12.1 मिलेगी तो जाएगा, बीच में नहीं जाएगा। आप बीच की एनर्जी दे दो वो कहीं जाएगा ही नहीं, बोले फक जाना ही नहीं मुझे, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। 10.5 दोगे अपनी जगह पे रहेगा। अब इन लोगों ने आंसर दिया, मतलब मैं मान रहा हूं कि सर ने बताया होगा आपको, तभी तो उन बच्चों को आंसर याद है, 2-4 बच्चों को। हो सकता है बाकी को अब याद आ गया हो। क्या मैं मानूं कि बाकी बच्चों को अब याद आ गया है? सर ने तो बताया होगा, सर ने तो बताया होगा, है ना। 12.2 दोगे तब भी कहीं नहीं जाएगा, सर ने बताया था, आई होप, आशा है मुझे। ठीक है, वैसे आप कारण नहीं बता पाओगे, मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा। क्या कोई बच्चा बता सकता है उसका कारण क्या था, क्यों ऐसा होता है, क्यों 10.2 पर ही जाएगा, क्यों 12.1 पर ही जाएगा? कोई कारण बता सकता है, सर ने बताया हो तो? क्या कोई कारण बताना चाहता है या याद है? याद तो आ गया तुम्हें, क्यों, वाई, क्यों होता है ऐसा? नहीं पता। नहीं पता, सबका मन, सबका मान क्यों फिक्स है, क्यों फिक्स है अरीबा, क्यों फिक्स है? क्योंकि सबकी ई फिक्स है ना, फालतू की बात, ऊर्जा नहीं है तरते, नहीं फालतू की बात। क्योंकि गुरुजी लिमिट है, भाग क्यों लिमिट है, कारण होता है सबका, क्योंकि कक्षा की ऊर्जा, फालतू की बात। जैब खान, मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के बोला है, लेकिन अगर आपने सही सोच के बोला है तो बहुत सुंदर, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा हो रहा है ना, बीच में नहीं रहेगा, चलो ठीक है। इसका आंसर होता है बच्चों क्वांटीकरण। बोर मॉडल ने बोला था h/2 का पूर्ण गुणक हो उसी कक्षा में गुणा घूमेगा। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता है जिसकी ऊर्जा h/2 की, याद है आपको, इसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक हो, है ना। तो h/2 का पूर्ण गुणक इसे क्या बोलते हैं? इसे क्वांटीकरण बोलते हैं। क्वांटीकरण का मतलब है एक फिक्स चीज का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। सोचो NH/2 का मतलब क्या हुआ कि h/2 कोई संख्या है जो एक्सपेरिमेंट से आई थी, लेकिन उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो जो क्वांटीकरण बोलते हैं। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत तो इलेक्ट्रो में सबसे पहले पढ़ा था। बेसिक हमारी इलेक्ट्रोस्टेट का शुरुआत ही होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने मन से नहीं होता, क्वांटीकरण का सिद्धांत लागू होता है, उसको आधार बनाया गया, उसके बाद फिजिक्स आगे बनी, उसी की दम पर यह आंसर है कि ये क्वांटीकरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। हालांकि फ्यूचर में बहुत और भी बात बता सकता हूं मैं आपको इसके बारे में, लेकिन ठीक है, अभी इतना आंसर सही है, क्वांटीकरण इज द रीजन, है ना। मन से चीजें नहीं होती, क्वांटीकरण का सिद्धांत था, उसको फॉलो करना है उसको। चलो छोड़ो, इतना ज्ञान जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आज, बहुत सुंदर, भगवान भला करे आप सबका। चलिए, क्या आपने, भले देखो मैंने मजाक मजाक में आपको द्रव्य तरंगों के फॉर्मूले लिखाए थे, फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी सिखाया था वो सब, तो मैं और सीरियस हो गया कि यार एक बार वहां बता दिए तो अब तो भैया जरूरत तो नहीं है 10 बार बताने की, ठीक है ना, बतानी है। चलिए, तो अब मैं बच्चों आपको आशा है मुझे कि आपको द्रव्य तरंगों के फॉर्मूले तो याद है, क्योंकि वो एक बार बताया तो भैया बार बार तो नहीं बताऊंगा, भले मैंने मजाक मजाक में बताए थे, लेकिन आपको याद है कि मैंने बता दिए तो फिर याद होने चाहिए। चलो, मैं आपको फिर भी आपको एक क्वेश्चन देता हूं। इसका मास बराबर 10 kg है,
और इसका v बराबर 100 मीटर पर सेकंड है। इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बताओ। चलो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूं। आपका मास बच्चों मोटा मोटी 60 केजी के आसपास होगा मैक्सिमम का। अगर आपके मास का एवरेज लेना, मोटे पतले सबका, है ना, तो आपका मास 60 होगा और आप ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इससे नहीं दौड़ सकते। ऐसा 100 मीटर पर सेकंड तो कहां दौड़ोगे। मान लिया आप दौड़ पाओ, मान लो, तो आपकी, या फिर प्रैक्टिकल आंसर ले गया यार, बच्चा किसी स्पीड से दौड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये तो हुसैन बोल्ट से भी आगे बढ़ गया। पर सेकंड मान लो यार 10 मीटर पर सेकंड। हुसैन बोल्ट भी 9.8 पे ढेर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा स्मार्ट है अपन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इससे संबंध, इस व्यक्ति की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बताओ। तो अपन पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, आपको याद है बच्चों, बराबर एच अपॉन एम वी बराबर 6.6 ही ले लो इसको, इंटू 10 की पावर -34 बटे मास 60 गुणा कितना 10, मोटा मोटी 10 की घात 34 और एक 35 और 2 10 की घात -37, तो ये बन गया, और 6 हो गया 11, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 की घात -36 मीटर इसकी तरंग दैर्घ्य है। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है मैं आपको सिखाऊं कि ये आदमी ए है। जब ये आदमी ए आगे चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो इसके पीछे पीछे अदिति को एक तरंग दिखाई दे रही होगी। अदिति एक जादूगरनी है जिससे वो चीज भी दिखाई देती है जो अपन को दिखाई नहीं देती। अदिति ने सोचा स्मार्ट लड़का, इसके पीछे करती हूँ। अदिति चली इसके पीछे अदिति जब चली तो उसने देखी कि एक तरंग बनी, और उस तरंग की तरंग दैर्घ्य, उस तरंग की बच्चों तरंग दैर्घ्य जो थी, उस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य थी वो कितनी थी, वो थी लैम्डा बराबर 10 की घात -36 मीटर। अदिति को जो दिखी ना तरंग दैर्घ्य, वो इतनी दिखी। अब ये आदमी बार बार पीछे देख रहा है, मेरी पूंछ कहां से लग गई, मतलब उसको लगा पूंछ जैसे कुछ लग गई होगी। आदमी डिप्रेशन में आ गया। अदिति बोल रहे हो ए हीरो, तेरे पीछे तरंग दैर्घ्य, बोले कितनी 10 की घात -36। अब अदिति जादूगरनी है, अदिति को तो समझ में नहीं आया। मान लो इसको ढंग से बना ले अपन, ये तरंग दैर्घ्य, इसकी लंबाई, ये लंबाई, ये तरंग दैर्घ्य लंबाई। अब अदिति तो जादूगरनी, इसको तो दिख गया। वो आदमी पीछे देखे तो क्या चल रहा है भैया, पीछे कहाँ है तरंग दैर्घ्य। आदमी परेशान हुआ आदमी, तो अदिति तो मजे ले रही है। फिर मतीन मंसूरी आया भाई, मतीन ने कहा भाई चिंता मत कर कि तरंग दैर्घ्य है, लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं जो उसको देख पाए। तो जादूगरनी अदिति, उसको चक्कर में मत आ, अदिति के चक्कर में मत आ। बोले कि इतनी छोटी है कि दुनिया में कोई से देख नहीं सकता, उसको छोड़, मस्त रह, मेरे पीछे भी तरंग है, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिखी। तो बोले कि दिखी नहीं तो उसका नाम क्यों है, बोले वो साइंटिस्ट ने दे दिया कि है। अब उसको आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन अब उसको नकार भी नहीं सकते अपन। साइंटिस्ट बोलेगा देख को जाकर देख लो, तुम्हें दम है तो हमने इंस्ट्रूमेंट आज तक बनाया ही नहीं जो इतनी कम तरंग दैर्घ्य को देख पाए। इसीलिए हम आज तक यही सोचते हैं कि पता नहीं होती होगी कि नहीं होती होगी, लेकिन उन्होंने कहा होती होगी तो होती होगी। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बहुत सारे केसेस में अभी तक हम देख ही नहीं पाए। हाँ, कुछ जहां पर हम देख पाए, जैसे इलेक्ट्रॉन की, तो वहां हमने मिली, इसलिए हमने बोला कि हाँ ये होती तो है, लेकिन अभी इसके 100% किसी ने नहीं देखा इन चीजों को। होती इतनी कम है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है नापने को, तो ये होती है, लेकिन ये इतनी कम रेंज की है कि हमें प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देती। इसलिए कोई अगर मुझसे कहे कि सर आप जो चल रहे हो ना, आपके पीछे एक वेव भी चल रही है, तो मैं जब नकार नहीं सकता तो मैं बोलूंगा चल रही होगी, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना उससे। ये वाली बात है, इनको बोलते द्रव्य तरंगे।
किससे संबंधित होती है? द्रव्य से। देखो मास एक द्रव्य है ना, द्रव्य मतलब मैटर, मैटर मतलब जिसमें भी मास है। हर द्रव्य अपने साथ एक तरंग लेके चलता है जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, वो इतनी होती है। इतनी सी बात है, द्रव्य तरंग चैप्टर का सारांश है ये। मैटर वेव जो चैप्टर है उसका सारांश है ये। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और भी बताया था, H/mv ऐसा वैसा वैसा, मैं आपको बीच बीच में बताता भी जा रहा हूं, ठीक है ना। क्या होती है द्रव्य तरंगे? ये किसी भी गतिक द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ से संबंधित तरंग है, इनकी तरंग दैर्ध्य डी ब्रॉगली ने दी। जो कितनी होती है? H/P, H/mv लिख दो उसे, H/√2m/e लिख दो, या H/√2m/q∆v लिख दो। ये सब सही है। कोई भी पदार्थ जिसमें मास है उसके पीछे पीछे एक तरंग भी होती है। पदार्थ तो है तो वो कण प्रकृति का होगा। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं यार, पदार्थ के लाइट की जैसे ड्यूअल नेचर होती है ना, समझो बच्चों, जिस प्रकार लाइट की ड्यूअल नेचर यानी कि क्या बोलेंगे ड्यूअल नेचर को, ड्यूअल नेचर दो प्रकार की नेचर होती है ना। उसी प्रकार से साइंटिस्ट ने बोला कि पदार्थ की भी ड्यूअल नेचर होती है, कणीय और तरंग। लाइट की प्रकृति कणीय और तरंग होती है, उसको तो प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए है भी सही द्वैत प्रकृति। हाँ, लेकिन कणों की दो प्रकृति यार, ये तो समझ में नहीं आती बात, लेकिन अब बोला है तो बोला है, क्या करें। तो कणों की जो तरंग प्रकृति है ना बच्चों, उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि वो दिख ही नहीं पाता हमें। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य तो फील हो जाती है, क्योंकि वो ठीक ठाक होती है, उसको फील कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। अपन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट में दिखती है। लेकिन अपनी तरंग दैर्ध्य जो होती है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, नापने की चीज ही नहीं, कैसे नापूंगा। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोई भी गतिक द्रव्य, द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं होता, पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। हर चीज द्रव्य है, लिक्विड हुआ, पानी हुआ, सब द्रव्य के अंदर है ये। तो बोले जिसमें भी मास है, द्रव्य पदार्थ, उससे संबंधित तरंग होती है, उसको द्रव्य तरंग बोलते हैं। उसकी तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली ने दी, इतना खत्म। इतना सा चैप्टर है अपना ये द्रव्य तरंग, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस भी ये था, क्योंकि आज मैं क्या है कि इसके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कभी क्वेश्चन आएगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालो, तो फॉर्मूले कल भी बताए थे, आज भी बता दिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल फॉर्मूला है। स्पेशल फॉर्मूला किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। लैम्डा इलेक्ट्रॉन वो होता है 12.27 अपॉन √v, या फिर 150/v, या फिर 150v का √। एक ही बात है, या तो ये करो या ये करो, एक ही बात है, ठीक है। आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। अपने आप आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आप v को लिखो वोल्ट में, अपने आप आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। एक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इसलिए इसको मैं ज्यादा भाव नहीं दे रहा हूं। केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा भाव इसलिए नहीं दे रहा हूं इसे, तो मैंने देखो ये करा दिया, ठीक है। क्वेश्चंस करना। अब बच्चों केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी है क्या आपके इसके? हालांकि उस लेवल के नहीं होंगे, कोई बात नहीं हो तो मैं करा दूंगा, लेकिन ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, पहले मेरे को बता दो, तसल्ली हो जाए मुझे। बता दो, तसल्ली हो जाए मुझे। यस सर, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन और हैं तो उनको कराने का प्रयास करता हूँ।
चलिए ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना, बढ़िया। तो इस पे क्वेश्चन करते रहें। चलो मैं इस पे क्वेश्चन भी करा देता हूँ, देखें आप कितना कर पाते हो। हाइड्रोजन परमाणु की n=1 में घूमते इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताओ। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताओ। देखिए कितने लोग कर पाएंगे, सोचो भैया। तब तक मैं क्वेश्चन करता हूं। आप फिलहाल के लिए समय बचाने के लिए अगर कैलकुलेटर का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन करने की, लेकिन अभी चाहें तो कर सकते हैं, इतना मैं आपको बोल सकता हूं। क्योंकि मेरा काम आपको फिजिक्स सिखाना है, गणित की प्रॉब्लम आपकी खुद की है। चलिए, तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, मतलब आप कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या कर दिया तुम लोगों ने। देखो मैंने क्या देखा, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैंने आपको ढंग से बताया था, ई हटाओ वोल्टेज पाओ, अर्थात वोल्टेज कितना है, 13.6 वोल्ट। जब वोल्टेज मिल गया तो लैम्डा का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, 150/V आज ही लिखाया था, ठीक है, बराबर √150/13.6। 10 करेंगे तो 130 बनेगा, 130 और 11 करेंगे तो 2 13 26, 30 40 50, 12, 3 का 9, 4 का 16, मोटा मोटी ये आंसर आना चाहिए 3.3 के आसपास एंगस्ट्रॉम। चेक करो कोई, यस देख लो, मैंने तो तुम्हारे सामने ऐसे किया है। कैसे किया, मैं अपनी सोच मैं आपके सामने रख सकता हूं। मैंने सोचा कि अगर ये 130 होता ऊपर तो 13 से 10 बार कट जाता। 130 नहीं है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है 130 से, तो 13 दूनी 26 यानी कि 12। अब √9 होता तो 3 आता, √16 होता तो 4 आता, 12 9 के थोड़ा पास है तो 3.3 कर दिया। अभी गणित जिनकी थोड़ी बहुत ठीक होगी वो समझ पाएंगे मैंने क्या बोल दिया, और जो ढॉ टाइप के है ना उनका तो क्या ही बोलूं मैं। ठीक है ना, 10वीं में अगर ढंग से पास की होगी तुमने तो समझ जाओगे, क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए, तो देखो कहाँ इलेक्ट्रॉन, कहाँ हाइड्रोजन परमाणु। अरे डी ब्रॉगली में तो सोचना ही नहीं है, ऊर्जा निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई हटाओ वोल्टेज पाओ, चिपकाओ, खत्म, आगे बढ़ो। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी 11th का है, 11th का क्वेश्चन है। ये मेन क्वेश्चन नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए देख रहा हूं कि 11th आती कि नहीं आती। विराम अवस्था, आपके क्वेश्चन भी ऐसे हैं, एक बम है, रखा रखा फट गया। गुनगुन, ओए गुनगुन, गुनगुन ने कहा गुरुजी एक बार और समझा दो। गुनगुन को समझा दी जाओ मैं। गुनगुन देखो, 150/V का अंडर रूट 150/13.6
अब अपन ने क्या किया, अपन ने 150 में पे 13.6 का भाग दिया गुनगुन। फिर अपन ने इसका आंसर कुछ ना कुछ आया। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर लगभग 12 आया। फिर अपन ने 12 का अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेना मेरे को आता है तो मैंने 3.3 कर दिया। आया समझ में गुनगुन? आ गया गुनगुन को? ओके गुड, है ना। मैंने अपने 15 साल से जो गणित पढ़ी थी ना, मैंने उसका यूज किया। मैंने गणित में नंबर आए थे भैया, मैं पास हुआ था गुनगुन, ठीक है। चलिए ये किया अपन ने भैया, ठीक है। चलिए अब देखो मैं क्या बोल रहा था, हाँ संवेग। सेंटर मास में आपके आया था, अचानक से कोई चीज फट जाए आंतरिक बल के कारण तो संवेग संरक्षित रहता है। ये शब्द आएगा बच्चों, एक नाभिक है उसका अचानक से डीके हो गया। डीके समझते हो, मतलब अचानक से वो विघटित हो गया, है ना। अचानक से, है ना, लिखा है अचानक विघटित, हाँ ठीक है, विघटित लिख दिया मैंने, विघटित हो गया। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में संवेग संरक्षित रहता है, तो सबसे पहले आप रखोगे संवेग संरक्षण होगा, संवेग संरक्षित रहेगा। अब कोई चीज विराम अवस्था में तो बता, प्रारंभिक संवेग P इनिशियल कितना होगा, 0। द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग इनिशियल पे रुका हुआ था 0। ये चीजें टूटी, मैंने माना इसका संवेग P1 है और इसका संवेग कितना है, P2 है। मुझे नहीं पता यार किसका कितना है, तो मैंने सोचा संवेग संरक्षित रहता है, तो मैंने लिखा संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से मैं बोल सकता हूं P इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल 0 था, P फाइनल है P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, या फिर मैं बोल सकता हूं P1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ P2 वेक्टर, या मैं बोल सकता हूं अगर दोनों बराबर है तो भैया इनका परिमाण तो बराबर होगा, तो P1 वेक्टर का परिमाण बराबर P2 वेक्टर का परिमाण। मतलब परिमाण में दोनों टुकड़ों के संवेग बराबर होंगे, परिमाण में दोनों टुकड़ों के संवेग बराबर होंगे। क्या बात समझ में आ गई? परिमाण में दोनों टुकड़ों के संवेग बराबर होंगे, ये अपन ने इससे समझा, इतनी बात आनी चाहिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन, किसी पदार्थ का मास बराबर 2 kg है, वह संवेग P बराबर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो पहला क्वेश्चन, उसका वेग बताओ। दूसरा क्वेश्चन, उसकी गतिज ऊर्जा बताओ। मैं आपकी 11th के क्वेश्चन ले रहा हूं, लल्लू रटे पड़े हैं प्रांजल, M1V1 बराबर M2V2। बस सुधरो कभी तो तुम। मैंने कहा लिखा M1V1, कुछ नहीं लिखना, संवेग बराबर है, खत्म। अब हमें पता है जिसका संवेग का फॉर्मूला M1V1 होता है वो लिख लेंगे, रटो मत उसे, है ना। चलिए बेसिक पे जा रहा हूं मैं, तो कुछ बात ही नहीं कर रहा अनशंट यार। संवेग इनिशियल 0, फाइनल इतना, 0 लिख दिया, जो करना होगा कर लूंगा, वो तो मुझे पता है M1V1 जो भी है। तो आई होप आपने तक किया होगा कि आपने इसमें सॉल्यूशन लिखा होगा P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो V बराबर P बटा M लिख दिया होगा आपने, 10/2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया होगा बहुत आसानी से। फिर आपने लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी P²/2m, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। P² का मतलब है 10 का स्क्वायर यानी कि 100/2 इंटू M कितना है 2, 4, 100/4 25,
25 जूल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं भगवान, अमित कश्यप, पी स्क्वायर बाई 2 भी नहीं हो गया तुमसे यार। 10 का स्क्वायर 100 बटे 2 इंटू 2 4, 100 बटे 4 25 जूल। इतने भोट कैसे हो सकते हो यार, कोई इतना भी नहीं आता क्या? अच्छा वो मैंने करा लिया, मतलब आज भी सब फील हो रहा है मुझे, पुण्य किया मैंने बहुत। तो मैं ये क्वेश्चन करा के मैंने, मतलब दिल को ठंडक मिल रही है मुझे, पुण्य जैसे किए, मुझे गंगा नहा के आया हूं मैं। स्पेशली कश्यप को देख के तो सही में लगा। ऋषभ पंत हाफ एम स्क्वायर से निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं यार, निकाल के देख ले। तेरा 26 आ रहा होगा शायद हाफ एम स्क्वायर से, है ना ऋषभ? तो क्रिकेट के बल्ले से है ना तुम लोगों की पिटाई होनी चाहिए। चलिए अबे आएगा वो तो, क्यों नहीं आएगा हाफ एम स्क्वायर से। चलो ठीक है भाई, तो ये अपन ने कर लिए। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? यही चीज अब आपको गंदी लैंग्वेज के अंदर करनी है। मैं आपको यही चीज करवाऊंगा, बस लैंग्वेज गंदी दूंगा। ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन क्यों आ गया? तो ये क्वेश्चन अपन को आता है बच्चों, एक बार देखना इस क्वेश्चन को एक बार। चलो इस क्वेश्चन को करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, खुद से करना। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, खुद से करो इसको। हो गया भैया? जब तक मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तब तक आप लोग देखें, इसको ट्राई करना। मैं इसको समझा दूं क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में ये है कि एक नाभिक है। अच्छा यार इसको पहले कर ही लो, छोड़ो। अच्छा ये कर चुके हैं यार, अपन कर चुके हैं शायद इसको यार अपन। क्षेत्रफल इतना पृष्ठ पर आपतित बल क्या होगा, है ना, पूर्ण परावर्तक सतह। तो F बराबर क्या था, IA/C, 2IA/C हो जाएगा। कर चुके हैं शायद इसको, है ना? हाँ ठीक है, कर चुके हैं। 2IA/C नहीं कर रहा मैं तो, जाओ। चलो अब देखना बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है ना? ध्यान देखना सब लोग, मैं चाहता हूं कि आप देखें, आप मत करें, ना करें, सिर्फ सीखें। एक बार कर देख लोगे, बाद में हमेशा कर लोगे। बच्चों ये नाभिक है, ये नाभिक। आज क्या हुआ, एक फोटोन इसने छोड़ा, फोटोन छोड़ा। कितनी आवृत्ति का? म्यू आवृत्ति का। बहुत बढ़िया। मान लो फोटोन एक चीज थी जो अलग हो गई, ये फोटोन अलग हो गया। फोटोन को छोड़ा बच्चों, फोटोन छोड़ने से क्या बना, क्या बचा? जैसे मैं आपको कहूं, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, उदाहरण, एग्जांपल। मेरे पास 10 रुपए थे, इसमें से 2 रुपए छोड़े तो क्या बचा? 2 प्लस अब 8 बचा, 8 बचा। क्या बात समझ में आई? कि सर 2 रुपए छोड़ दिए, अब 2 रुपए छोड़ने के बाद 2 रुपए अलग हो गए और बचा क्या? 8। तो 10 बराबर 2 प्लस 8। क्या सत्य है? हाँ सही बात है।
बच्चों फोटोन छोड़ने के बाद क्या बचा, उसको मैं ऐसा लिखता हूं कि नाभिक का द्रव्यमान m था, इससे क्या बना, इससे एक तो बना फोटोन म्यू ऊर्जा का, प्लस यार एक फोटोन इतना छोटा चीज है कि उसके कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, समझना ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि सर 2 निकला तो 2 8 बचा, ये समझ में आया। मान लो बच्चों मैं आपको बोलता कि यार इसने जो छोड़ा है ना वो है 0.01, या 10 में से 0.01 घटाओगे क्या ही अंतर आएगा? मोटा मोटी आप ऐसा नहीं लिख दोगे क्या सर 10 ही बचेगा? अरे आधा एक घटाएंगे, सही बात है, 0.01 घटा रहे हैं तो 10 का 10 इधर रहेगा, है ना। ये कम हुआ या इसको छोड़ा या और कम कर दो 0.001, ये लो। तो सर इतना कम छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 था तो 10 ही बचेगा। बच्चों उसी तरह से फोटोन छोड़ दिया तो फोटोन को घटाने से, फोटोन इतनी सी एनर्जी है, नाभिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाभिक फोटोन छोड़ने के बाद भी नाभिक वैसा का वैसा ही बचता है ना। तो इसका मुझे बताओ पी इनिशियल कितना है, 0। पी इनिशियल कितना है, 0। इसके पी फाइनल को P1 वेक्टर मान लिया, इसके P फाइनल को P2 वेक्टर मान लिया। ये फाइनल कंडीशन है हमारी। जैसे अभी क्वेश्चन कराया था वैसा का वैसे करा रहा हूं, बस देखते जाना, सुनते जाना कि नाभिक से इसने छोड़ा तो सीन क्या बना। तो सीन ये बना कि लगभग, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट 10 है, ये लगभग 10 है। ये आंसर लगभग में आया है, एग्जैक्ट नहीं आया। समझना इस बात को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब देखना मैं क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा हूं कि भैया ये नाभिक था, इसने फोटोन छोड़ा तो क्या बचा। चलो ऐसा बोलता हूं मैं इसको, नाभिक डैश, लगभग नाभिक ही है ये कौन है, ये लगभग नाभिक ही है, एग्जैक्टली नहीं है, लगभग नाभिक ही है। चलिए यार पी इनिशियल तो 0 है, और अभी मैंने सीखा कि भैया पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, तो P1 बराबर P2 होगा। मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, मेरे पास जगह अभी, ये क्वेश्चन अभी कर लिया। ओहो ये क्वेश्चन था क्या अपने पास, कर चुके, डन कर चुके इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग, ठीक है ना। अभी ये करवा रहा था, नीट का ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो इसको आप इग्नोर करें फिलहाल के लिए और मेरे पे ध्यान दें कि हाँ, इसमें संवेग संरक्षण से हम लिखेंगे, अभी जो किया सेम टू सेम कॉपी। संवेग संरक्षण से हम लिखेंगे P इनिशियल बराबर P फाइनल, ये है 0, ये है P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, हमें मिलेगा P1 वेक्टर का परिमाण बराबर P2 वेक्टर का परिमाण बराबर। अब मुझे बताओ, नाभिक के बारे में तो नहीं पता, ये जो फोटोन था उसका संवेग, फोटोन का संवेग P बराबर क्या h अपॉन लैम्डा होता है, P का संवेग h अपॉन लैम्डा होता है, या फिर इसको h अपॉन, क्योंकि C बराबर म्यू लैम्डा होता है तो लैम्डा को C अपॉन म्यू लिख सकते हैं, C अपॉन म्यू लिख सकते हैं, बराबर h न्यू अपॉन C बन गया संवेग। जो अपन को दिया हुआ था उसके टर्म में आंसर आ गया, फोटोन का संवेग। और क्या मैं कह दूं यही नाभिक का संवेग होगा, क्यों, क्योंकि P1 बराबर P2, यही नाभिक का संवेग होगा, क्योंकि P1 बराबर P2। ये क्वेश्चन तो एक लाइन का है, मैं समझने के इतना सारा लिख रहा हूं, आराम से देखते जाओ, ना आए तो मुझे पूछो। मैं अगर नाभिक इसे कहूं या इसे कहूं क्या ही फर्क पड़ता है यार, लगभग एक जैसे तो हैं,
बताओ ये वाला 10 और ये वाला 10 वैसे तो अलग है, इसलिए हमने लगभग वर्ड यूज किया, लेकिन लगभग तो सेम है यार। 10 में से 0.01 घटेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा? लगभग तो सेम है यार, क्या ही फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, लगभग सेम है। तो मुझे फायदा ये था कि मुझे फोटोन का फॉर्मूला याद था, तो फोटोन का संवेग उसका संवेग बन जाएगा, इसीलिए मैंने बोल दिया यही नाभिक का संवेग होगा। अब बच्चों मुझे बताओ, इस वक्त के बाद आप सब कर सकते हो, जब आपको नाभिक का संवेग मिल गया तो मुझे बताओ, अतः नाभिक की ऊर्जा, अतः नाभिक की ऊर्जा बराबर फॉर्मूला है p²/2m। चलो फॉर्मूला लिख दो, p² यानी कि h/c का स्क्वायर बाई 2m, ये बन जाएगा h² μ² अपॉन c² 2 × m। ये आंसर हो गया। मैं पूछता नाभिक का वेग बताओ, तो आपको फॉर्मूला लगाना था p बराबर mv, इसलिए मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखाए, p बराबर mv और p बराबर एनर्जी बराबर p²/2m। जो पूछा वो निकाल दो। अब मुझे बताओ, कोई कष्ट है तो प्रैक्टिस करोगे, लाइन में आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, बस फैला फैला के किया ताकि तुम्हें फील आए। हो गया हो तो बता दो मुझे। अभी कुछ तो लिखो, टाइप करो। इसमें क्या किया मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, हमें याद हो जाना चाहिए, जब एक चीज से दो चीजें बनती है, टुकड़े बनते हैं, तो उन टुकड़ों का संवेग सेम होता है। अगर ये लाइन एक बार में याद हो, दो इसमें अगर बताओ 2 सेकंड में कैसे करें, जब बड़ा टुकड़ा दो टुकड़ों में टूटता है तो दोनों टुकड़ों का संवेग सेम होता है। अगर ये लाइन याद है तो देखो मैं क्या करूंगा, नाभिक टूटा दो में, अब दो में तो नहीं टूटा, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि भैया फोटोन निकला, तो फोटोन इतना सा पार्ट निकला, तो बचा हुआ क्या है? तो बचा हुआ है नाभिक माइनस फोटोन, लगभग नाभिक। तो याद रखो, नाभिक से फोटोन निकलता है तो जो दो टुकड़े होते हैं वो होते हैं, एक तो स्वयं फोटोन और दूसरा वो साक्षात खुद नाभिक। ठीक है ना? अब प्रतिक्षेप का मतलब क्या हुआ, आपको फील करा दूं। नाभिक, बंदूक से चली गोली, गोली गई आगे, बंदूक जाती पीछे। बच्चों ये पीछे थोड़ा थोड़ा धक्का इसको मिला होगा, इसे बोलते प्रतिक्षेप। ये प्रतिक्षिप्त इसे बोलते प्रतिक्षिप्त। बंदूक पीछे जाती है ना धक्का, उससे बोलते प्रतिक्षिप्त। तो नाभिक पीछे कितने एनर्जी से गया वो निकालना था। अब कैसे निकालू, तरीका ही नहीं है, इसलिए अपन ने ऐसा किया। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान m है। अबे बॉबी, नाभिक का द्रव्यमान m है, वह म्यू आवृत्ति का फोटोन उत्सर्जित करता है, जिससे नाभिक प्रतिक्षिप्त हो जाता है। उसका प्रतिक्षिप्त ऊर्जा कितना है, ये PYQ में दिख जाएगा आपको, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। हो सकता है अभी आ जाए, मुझे ध्यान नहीं क्या है उसमें, हो सकता है आ जाए। तो बच्चों यही बात है। तो उसमें से फोटोन जब निकलता है तो हमें याद हो जाना चाहिए कि किसी चीज में से फोटोन निकला तो दो टुकड़े जो होते हैं वो कौन होता है, एक तो फोटोन और एक साक्षात वही चीज जिसमें से निकला है, उसी को हम टुकड़े की तरह मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन था, आई होप आपको आ गया होगा तो क्या हम अब, ठीक है, ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो आपको मुझे बताने थे, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कहें तो जितना समय है उसमें हम क्वेश्चन करें, और जो बचेगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, एक एक सेकंड दिखा दूंगा, आप लोग पॉज कर करके क्वेश्चन कर लेना जो कर सके। ठीक है, फिर अभी समय है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अभी क्वेश्चन मिक्स आएंगे, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जो आए देखे जाओ। ये सब PYQ अभी बच्चों सारे क्वेश्चन PYQ है, ऑल PYQ क्वेश्चन है ये, जो भी आएंगे सब। ठीक है, चलो
करते जाते हैं, सब लोग देखते जाएं, जो भी अपने पास समय है 10 मिनट। कण की गतिज ऊर्जा को प्रारंभिक मान का 16 गुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। चलिए लैम्डा इनिशियल निकाल रहा हूं मैं, क्या होता है फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, एच अपॉन पी बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m की, समीकरण नंबर 1। 16 गुना कर दिया मतलब लैम्डा फाइनल, लैम्डा इनिशियल था ही डी ब्रॉग्ली वाला, तो लैम्डा फाइनल को क्या कर दिया, लैम्डा फाइनल कैसे निकलेगा बच्चों, एच अपॉन अंडर रूट 2m, के को कर दिया 16 के, 16 के। आई होप आपकी गणित ठीक है। 16 बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा तो 1/4 और यहाँ पे आएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m, ये बन जाएगा के। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा, इसका मान है लैम्डा इनिशियल, तो ये बन जाएगा लैम्डा इनिशियल बटे 4। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला आई होप आपको आता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू 100। आप कर लेना, लैम्डा बटे 4 फाइनल था माइनस इनिशियल लैम्डा था बटे इनिशियल लैम्डा था इंटू 100, 3/4, 4 से कटा 75% आंसर। ठीक है, टाइम पास क्वेश्चन कर लिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, चलिए धातु की सतह को लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश प्रदीप्त किया तो निरोधी विभव 3v0 लिखा है बच्चों, ये है ना, ये लिखा है 3v0। यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बढ़ा दिया बच्चों, E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। कॉमन सेंस से देखना, अगर आप लैम्डा बढ़ा रहे हो इसका मतलब ऊर्जा घटा रहे हो, ऊर्जा घटा रहे हो आने वाली, इसका मतलब कमजोर इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, तो उसके लिए निरोधी विभव भी कम होना चाहिए। तो भैया 2 लैम्डा वाला किया तो निरोधी विभव देखो कम हो गया यार, मतलब क्वेश्चन तो सही है यार, v0 होना चाहिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, जब लैम्डा था तो निरोधी विभव 3v0 था, लैम्डा बढ़ा दिया मतलब फोटोन की ऊर्जा को घटा दिया, आने वाले फोटोन की ऊर्जा घटेगी तो पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन, आने वाले की घटेगी तो पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी घटेगी, तो उसे रोकने के लिए निरोधी विभव कम चाहिए, तो वो कमी तो है, सही है। दहली तरंग दैर्ध्य, मैं आपको इक्वेशन बना देता हूं, करना सॉल्व आप। सबसे पहले दिमाग में एक ही बात लिखूंगा भैया मैं, आदत मेरी, एच न्यू बराबर 5 + k max। मैंने बुद्धि लगाई, निरोधी विभव की बात चल रही है, 5 की बात तो दी नहीं, 5 प्लस इसको लिख दूंगा मैं EV0 और इसको लिखूंगा मैं HC अपॉन लैम्डा। 5 नहीं दिया लेकिन उसने मुझे क्या पूछ लिया, ध्यान से देखो बच्चों, दहली तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा नॉट, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आज मुझे यूज करना है HC अपॉन लैम्डा नॉट, ये शब्द यूज करना है। ये मैं समझ गया अब कि मुझे यूज क्या करना है। अब मैं अपने वास्तविक फॉर्म में आता हूं। चलिए, सबसे पहले लैम्डा दे रखा था तो HC अपॉन लैम्डा बराबर HC अपॉन लैम्डा नॉट प्लस E, V0 की जगह लिखा 3v0 तो 3v0 लिख दो, समीकरण नंबर 1। दूसरा, लैम्डा को 2 लैम्डा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, HC अपॉन 2 लैम्डा बराबर, यह लैम्डा नॉट तो कभी चेंज होती नहीं है, प्लस EV0। बच्चों इस समीकरण से EV0 का मान ऊपर वाली समीकरण में अगर आप रख पाओगे तो क्वेश्चन कर लेना। इस समीकरण से अपन लिख सकते हैं EV0 बराबर HC अपॉन 2 लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट। पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट कर देना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है।
लेकिन मैं भी तुम्हें पूरा नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा आधे रास्ते में। एच सी अपॉन लेमडा बराबर एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस 3। अब ई वी नॉट का मान क्या था? एच सी अपॉन 2 लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। एच सी कट जाएगा, बाकी तुमसे हो तो अच्छी बात है। एच सी कट जाएगा, एच सी। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? आंसर आ रहा है सेकंड। आ रहा है क्या? आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का सेकंड आंसर आया, मान लिया मैंने। कर लेना, नीट का ही क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों की प्रैक्टिस सबके साथ में चलाऊंगा मैं। चलो ठीक है, कर लेना, स्टार बना लो, सब लोग करना, आंसर निकालना है इसका। और इंपॉर्टेंट है 2 बार करना प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। स्थानांतरित संवेग कितना होगा? ऊर्जा E अपॉन सी होता है ना, पूर्ण परावर्तक, तो 2E अपॉन सी होता है, 2E अपॉन सी। अरे 2U अपॉन सी बताया ना मैंने, है ना। स्थानांतरित समय का फॉर्मूला 2U अपॉन सी, तो 2E अपॉन सी ऊर्जा। P और लेमडा के P बराबर H अपॉन लेमडा, फर्स्ट ऑप्शन। P बराबर H अपॉन लेमडा। ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, टाइम पास। चलो बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। अभी ये 8:15 हो गया है, ठीक है। चलो देखते हैं अपन। कार्यफलन दे रखा है बच्चों, और इस पर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करनी है। एक सतह है, इस पर आने वाले फोटोन, अच्छा इस सतह का कार्यफलन दे रखा है कितना? 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पर 500 नैनोमीटर यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, तो भैया इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी k मैक्स होगी, तो उसके लिए अपन समीकरण क्या लगाएंगे? एच न्यू बराबर 5 प्लस k मैक्स, 5 प्लस k मैक्स। ट्राई करोगे क्या? आप लोग ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? लिमिट शिमिट भी आनी चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन। ट्राई कर लेना एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलिए करना, ठीक है। टाइम लिख लो, इस क्वेश्चन को निकाल लेना चाहे तो, अभी टाइम है ना, उसमें थोड़ा अच्छा सोचना। उसमें लैम्डा इतना दे रखा है पहले दिशा में, ठीक है। ये अभी किया ना, वैसा ही है, ट्राई करना खुद से। एक लैम्डा दे रखा है, एक लैम्डा बाई 2 दे रखा है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी कक्षा से 3 गुना है। उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान देखो, एच सी अपॉन लैम्डा बराबर 5 प्लस के मैक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 उसने दिया। दूसरी कक्षा में पहली दशा से 3 गुना है, दूसरे केस में ऊर्जा 3 गुना है, 3 के मैक्स है। जब ये एच सी अपॉन लेमडा को क्या कर दिया? लेमडा बाई 2। अरे लेमडा कम कर दिया तो एनर्जी बढ़ा दी तो के मैक्स भी बढ़ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। टाइम पास कर लेना, इससे टाइम पास कर लेना, ठीक है। चलिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कराता हूं इसको।
इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की ऊर्जाएं हैं समान है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कंपैरिजन समझ लेना बच्चा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा जीवन में इससे, ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रॉन और ये फोटोन, इलेक्ट्रॉन का मास m दे रखा है, फोटोन का कुछ नहीं है, इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग का अनुपात कितना है। ठीक है बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा ई, डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली का, h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। क्या काइनेटिक एनर्जी दोनों को ई दे रखी है, तो इसको लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m ई। मतलब मैं बोल सकता हूं लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर k डैश, सबको k डैश मान लो, बटे अंडर रूट ई, समीकरण नंबर 1। सबको k डैश मान लिया क्योंकि मुझे अनुपात चाहिए बस यहाँ पर, नहीं अनुपात क्यों चाहिए, पूरा चाहिए यार, रुको। ठीक है ये जो आया वो आ गया, ये आ गया। बच्चों फोटोन के लिए समझना, फोटोन के लिए लैम्डा बराबर लैम्डा फोटोन, फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन पी। फोटोन में तो वही होता है यार, फोटोन में तो फॉर्मूला वही होता है। फोटोन की ऊर्जा, अब सोचो, फोटोन में अपन जो समीकरण लगाते हैं वो लगाते हैं E बराबर mc स्क्वायर, न कि हाफ mv स्क्वायर। तो E बराबर m इंटू सी, द्रव्यमान इंटू वेग इंटू संवेग। बता संवेग को क्या E अपॉन सी लिख सकते हैं क्या, ये सिखाया है वैसे मैंने आपको। फोटोन के लिए संवेग को E अपॉन सी लिखो, तो इसको लिखना पड़ेगा h अपॉन ई अपॉन सी, समीकरण नंबर 2। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात बताओ। सबसे पहले नाम है इलेक्ट्रॉन का मतलब उसने पूछा है अपन से सॉरी, यहां तक मैंने आपको सिखा दिया। मतलब उसने पूछा अपन से लैम्डा इलेक्ट्रॉन बटे लैम्डा फोटोन, पीएच मतलब फोटोन, पीएच क्या अपन निकाल लेंगे, h अपॉन अंडर रूट 2me और नीचे क्या लिखेंगे HC और ये E। आई होप आप कर लोगे, H से H कट गया, ऊपर हो गया अंडर रूट E, काटना आता है ना, बटे अंडर रूट 2m और ये आ जाएगा C। E बाई 2m की पावर 1/2 इंटू 1 अपॉन सी, फर्स्ट ऑप्शन। E बाई 2m की पावर 1/2 इंटू 1 अपॉन सी। आई होप आपको समझ में आया। दोनों क्वेश्चन में गड़बड़ हो, आपको इसमें पता है गलती क्या करते हो, आप इसको हाफ mv स्क्वायर से कर देते हो, जबकि वो गलत है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा नीट ने, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। फोटोन के लिए वो हाफ mv स्क्वायर गलती से कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 1:1 या जो भी आता होगा। फोटोन के लिए E बराबर mc स्क्वायर यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो गलती मत करना। सर इसके लिए ये क्यों कर दिया, क्योंकि ये हाफ mv स्क्वायर का ही तो रूप है, p स्क्वायर बाई 2m। एनर्जी क्या होती है, p स्क्वायर बाई 2m, हाफ mv स्क्वायर का ही तो अलग रूप है, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए चलता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होती है। तो आई होप आप ध्यान रखेंगे, स्टार बना लेना, प्रैक्टिस करना फिर से। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है अलग अलग रूप में। आई होप आपको आया। चलिए अब बच्चों मैं आपके क्वेश्चन को फटाफट निकाल देता हूं। आप अगर सिंसियर हैं तो आप वीडियो रोक के पॉज ले लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 2-3 सेकंड का पॉज लूंगा, आगे बढ़ाता जाऊंगा। अच्छा इसका आंसर शायद गलत दे रखा है ना, आंसर शायद गलत है, आंसर शायद गलत है, चेक कर लेना शायद गलत है। ऐसा मत सोचना आंसर नहीं आ रहा तो परेशान हो गए, आंसर गलत है इसका।
मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख के एक बार क्वेश्चन कर सकते हो, इच्छा है तो। ये मैंने आपको टेम्परेचर वाला क्वेश्चन दिया था, उस पे क्वेश्चन था कण वाला, फॉर्मूला लिखा था मैंने उस दिन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई बच्चा कर लेना, मजा आ जाएगा, इजी है, इजी है, लेकिन देखो कितना कर पाओगे आप। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, करना। विभवांतर वाला इजी है, ये कर लेना, ये कर लेना। प्रोटॉन अल्फा वाला क्वेश्चन इजी है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद एक बार। डीएनए वाला क्वेश्चन कर लिया, किसी इलेक्ट्रॉन को इतना से तरंग दैर्ध्य, ठीक है, निकल जाएगा। आवृत्ति 5 गुनी कर दी तो कितनी प्रकाश विद्युत धारा होगी, कर लेना। इतनी गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कर लेना। इतना नैनोमीटर है, उत्सर्जित शक्ति इतनी है, कर लेना ट्राई। सब नीट के पुराने क्वेश्चन है। लैम्डा डी है ना, लैम्डा डी ब्रॉगली बोल रहे हो ना, लैम्डा बताओ, डी ब्रॉगली तरंग दे रहे, लैम्डा बताओ। लैम्डा डी कुछ नहीं होता, लैम्डा डी मतलब लैम्डा छोटा डी। ट्राई कर लेना इसको, 20%, 50%, जो भी है कर लेना। ये तो देखो 2 बार आ गया क्वेश्चन, ये कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, मैंने आपको टेम्परेचर वाला फॉर्मूला बताया था, H/√3m/kT। ट्राई करना, उससे हो जाएगा। कर लोगे तो अलग ही आनंद होगा, नहीं तो कल तो मैं कराऊंगा इसी। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है भाई, मस्त नहीं खुश रहे। ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, बाकी जो करा दिए वो तो कर ही लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय।